जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी देवानंद, द आइकॉनिक जर्नी ऑफ अ बॉलीवुड लेजेंड। और एवरग्रीन लेजेंड देवानंद की बायोग्राफी आज हम पहली बार देखने जा रहे हैं। हाँ जी। बहुत कुछ जाने उनके बारे में, और आप लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करें, तो बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चले इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद AKA देव आनंद अपनी सदी के एक ऐसे सक्सेसफुल एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर रहे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी। एक ऐसे बेहतरीन अभिनेता जिन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और साथ में कई सारी फिल्म्स उन्होंने प्रोड्यूस भी की हैं। देव आनंद साहब का एक यूनिक स्टाइल था, जैसे कि उनकी वो टोपी, उनका वो मफलर, जिसने एक अलग ही फैशन ट्रेंड सेट कर दिया था देश में। और 6 दशक के उनके महान कामों की वजह से उन्हें इस इंडस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल अभिनेता माना जाता है और आज भी देव आनंद साहब को एवरग्रीन कहा जाता है। तो चलिए 100th एनिवर्सरी पे जानते हैं कि एक ऐसे लेजेंड की कहानी के बारे में जिनका नाम था देव आनंद। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 शकरगढ़ पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो अपने माँ बाप के तीसरे बेटे थे, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल से की और अपना कॉलेज उन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज से BA की डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में पूरा किया। देवानंद साहब की पढ़ाई के दिनों में उनकी एक हॉबी थी स्टैम्प्स कलेक्ट करना और उन्होंने कई सारे प्रीशियस स्टैम्प्स जमा करके रखे थे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद देव साहब ब्रिटिश नेवी में जाना चाहते थे, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनकी किस्मत उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। एक दिन देव साहब की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और देव साहब ने उनका काफी वक्त तक ख्याल भी रखा, मगर एक बहुत ही कम उम्र में देव साहब ने अपनी माँ को खो दिया, जिसके बाद उनका घर में मन नहीं लग रहा था और वो काम की खोज में सपनों के शहर मुंबई चल पड़े। 1940 में देव साहब बॉम्बे तो आ गए, पर ये सपनों का शहर हर आदमी को सबसे पहले धक्के देता है और देव साहब के साथ वही हुआ। देव साहब को इस शहर में कहीं भी जल्दी नौकरी नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट अपने एक दोस्त के साथ वो एक चौल में रहते थे, जहां उन्हें एक कमरा 4-5 लोग के साथ शेयर करना पड़ता था, जो आज भी करना पड़ता है। और उसी एक फ्लोर पे ऑलमोस्ट 20 लोग रहते थे और बाथरूम था सिर्फ एक। हालात ऐसे हो गए थे कि दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब हो रहा था और सर्वाइवल के लिए देव साहब को वो चीजें बेचनी पड़ी जिसे उन्होंने काफी वक्त से जमा किया था, उनका स्टैम्प कलेक्शन, जिसके लिए उन्हें 30 रुपए मिले। इवेंचुअली देव साहब को चर्च गेट के एक अकाउंटिंग फर्म में एक क्लर्क की जॉब मिल गई, जहां उनकी मंथली सैलरी 85 रुपीस थी और फाइनली जिंदगी पटड़ी पर आकर चलने लगी, जिसने उन्हें उनके आने वाले फ्यूचर के लिए पुश दिया। एक बार देव साहब अपने भाई चेतन आनंद के साथ अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या देख रहे थे और वो अशोक कुमार की परफॉर्मेंस से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने मन बना लिया कि वो भी एक एक्टर बनेंगे और अपने भाई के साथ उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया, जिसके मेंबर पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे। और यहीं से देव साहब का फिल्म का करियर का पहला कदम आगे बढ़ा। इसके बाद देव आनंद साहब फिल्मों में काम के लिए काफी जगह जाते रहे, पर कोई लग काम नहीं आ रहा था यार। अंटिल प्रभात स्टूडियोज के गेट के बाहर उन्हें नोटिस किया बाबूराव पाई ने। बाबूराव पाई की जब पहली झलक देव आनंद साहब पे पड़ी तो वो उन्हें देखते रह गए यार। कहा जाता है कि वो उनकी आंखें और उनकी स्माइल से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने देव साहब को एक ऑडिशन के लिए बुलाया और 1945 में उन्हें हम एक हैं फिल्म में लीडिंग रोल मिला अपोजिट कमाला कौतनिस और उनका फिल्मी सफर यहाँ से शुरू हो गया। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है। और वहीं पर सेट पे उनकी दोस्त एक और महान शख्स से हुई, गुरु दत्त, जिनकी दोस्ती की शुरुआत के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। यहाँ पर आई बटन पे टैप करो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखो। देव
साहब की पहली फिल्म हम एक हैं को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद देखो, उर्दू में उनकी भी कई लिखा सारी हुआ है। फिल्में हिट रही, जैसे कि मोहन, आगे बढ़ो, विद्या, जिद्दी और ना जाने यार क्या क्या। और देव साहब जिद्दी एक बड़ी वेल एक एस्टैब्लिश्ड स्टार बनते जा रहे थे, जिसमें से उनकी मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स में उनके अपोजिट रहती थी सुरैया। सुरैया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी स्टार थी, जहां उनकी सालाना इनकम ही 8 से 10 लाख रुपए होती थी और फिल्म में उनका नाम पहले आता था क्रेडिट रोल में। विद्या फिल्म के शूट के टाइम कहा जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिल्म के शूट के दौरान एक बोट सीन में बोट पलट गई और सुरैया डूबने वाली थी, पर देव साहब ने उन्हें डूबने से बचा लिया और इसके बाद देव साहब और सुरैया का रिश्ता काफी गहरा हो गया। और जब ये बात सुरैया के घर वालों को पता चली तो देव साहब को सुरैया के घर भी बुलाया जाने लगा। 1950 की फिल्म अफसर के शूट के दौरान देव साहब ने 3000 रुपए की अंगूठी देते हुए सुरैया को शादी के लिए प्रपोज किया, मगर सुरैया की नानी को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि दोनों का धर्म अलग था और उन्होंने इस रिश्ते को तोड़वा दिया। इनफैक्ट साथ में उन दोनों को काम भी नहीं करने दिया और 2 सितारे देव आनंद और सुरैया की साथ में आखिरी फिल्म रही, जिसके बाद देव साहब का दिल टूट गया। कहा जाता है कि वो बहुत रोए और अपनी जान लेने तक की भी कोशिश की थी उन्होंने, मगर फिर उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अब से वो अपने करियर पे ज्यादा फोकस करेंगे और अपना नाम और बनाएंगे। बचपन से कुछ उठती उठती बातें मेरे कानों में पड़ती रही हैं और चूंकि सबकी माँ होती है इसलिए मेरी भी एक माँ थी जो मेरे पैदा होती मर गई। ये ठीक कह रहा है। सुरैया ने स्टार एंड स्टाइल में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनकी नानी और उनके मामा ने उन्हें धमकी दी थी कि वो लोग देव आनंद को मरवा देंगे, जिसकी वजह से देव साहब से वो दूर हो गई थी और देव साहब से अलग होने के बाद सुरैया ने कभी भी जिंदगी में शादी नहीं की। देव साहब अब एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टार थे यार। उनकी फिल्म जिद्दी ने उन्हें काफी पॉपुलर बना दिया था और ये फिल्म उन्हें उसी आदमी ने ऑफर की थी जिसे देख के वो फिल्मों में आए थे, अशोक कुमार। और इसी फिल्म में उनके लिए किशोर कुमार साहब ने गाना भी गाया था और इसके बाद दोनों में काफी गहरी दोस्ती बन गई थी। देव साहब ने एक दिन फैसला किया कि वो अब फिल्में भी बनाएंगे और अपने भाई चेतन आनंद के साथ उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला, नवकेतन फिल्म्स। और देव आनंद साहब ने गुरुदत्त से भी अपना वादा पूरा किया और 1951 की बाजी में उन्होंने गुरुदत्त को एज अ डायरेक्टर चांस देकर अपने किए हुए वादे को पूरा किया और बाजी एक हिट फिल्म साबित हुई। अगर तुम्हें गुरुदत्त के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें वापस से रिमाइंड करा दूं कि इधर आई बटन पे क्लिक करो और जाकर हमारा गुरुदत्त का वीडियो जरूर देखना। बाजी फिल्म इतनी हिट हो गई थी कि आज भी उसे कल्ट क्लासिक माना जाता है और नवकेतन बैनर के अंडर देव आनंद साहब ने ऑलमोस्ट 35 पिक्चरें बनाई और देव साहब कभी भी नहीं रुके। बॉक्स ऑफिस देव आनंद साहब लगातार यार फिल्मों में नजर आने लग गए थे, वो मानो रुक ही नहीं रहे थे और वो लगातार हिट्स पे हिट्स देते जा रहे थे। और इसी बीच देव आनंद साहब ने चुपके से बिना दुनिया को बताए शादी भी कर ली। देव आनंद साहब की फिल्म बाजी में उनके साथ कास्ट में थी गीता बाली और कल्पना कार्तिक AKA मोना सिंघा। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के दौरान देव आनंद और मोना सिंघा के बीच में प्यार हो गया और देव आनंद साहब ने उन्हें वहीं पर प्रपोज भी कर दिया था। और एक दिन फिल्म के शूट के ब्रेक के दौरान देव साहब ने एक रजिस्ट्रार को बुला लिया और दोनों ने ब्रेक के वक्त वहीं पर सेट पर शादी कर ली यार और वापस वो शूट पर आ गए। और वेल टैक्सी ड्राइवर भी एक बहुत बड़ी हिट रही। देव आनंद साहब और उनकी वाइफ कल्पना ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि अंधियार, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 पर 9-2-11 कल्पना कार्तिक जी की लास्ट फिल्म बनी और उसके बाद उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ली। देव आनंद और कल्पना कार्तिक के 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। देव आनंद साहब की लगातार कई फिल्में आती रही जो सक्सेसफुल थी, जैसे कि पॉकेट मार, फंटुश, CID और कई फीमेल लीड्स के साथ उन्होंने फिल्में भी की, जैसे कि वहीदा रहमान, मधुबाला, नलिनी जयवंत एंड मैनी मोर यार। अब तो गिनतियां भी नहीं हो रही। मेरी बाह में सो जाओ आज, मेरे कंधे पे सर हर बड़ी जमाना अच्छी तो साथ तुम्हारी काम किया ना। थकान मिट जाया करती थी। फिल्मों में भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां देव साहब ने थ्रिलर फिल्म्स भी की, जैसे कि काला पानी,
जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट एक्टर। वो फिल्मों में नेगेटिव रोल में भी दिखे, जैसे कि काला बाजार, रोमांटिक फिल्म्स में भी नजर आए, जैसे कि पेइंग गेस्ट, जो सारे बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। देव साहब अपने अलग अलग स्टाइल और एक्टिंग स्टाइल और अपने लुक्स की वजह से बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे और वो इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाती थी या फिर उन्हें देख के पागल हो जाती थी। इसीलिए देव साहब को कुछ वक्त के लिए कोट पहनने से ही मना कर दिया। देव साहब लिटरली यार बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। फिर आया 1965 जब देव आनंद साहब ने अपनी जिंदगी की पहली कलर फिल्म बनाई, गाइड, जिसे उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों में माना जाता है। R.K. नारायण की 1958 की नॉवल द गाइड को मूवी में जब अडॉप्ट करने के बारे में जब देवानंद साहब ने सोचा तो उन्होंने वहीदा रहमान को फीमेल लीड के लिए चुना और वहीदा रहमान के कहने पे इस फिल्म के डायरेक्टर राज कोसला को रिप्लेस भी कर दिया गया चेतन आनंद के साथ। मगर चेतन आनंद वहीदा रहमान को लीड में नहीं लेना चाहते थे, तो देव आनंद साहब के भाई विजय आनंद इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए फाइनलाइज हुए। इस फिल्म को 2 वर्जन्स में बनाया गया था, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। It is stupid to complain about the rain. You are forgetting the horror of the drought. Can one man bring rain or stop it? जहां इंग्लिश वर्जन को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने डैनियल विस्की को चुना था ताकि फिल्म को एक हॉलीवुड अपील मिले और ये फिल्म साइमल्टेनियसली दोनों लैंग्वेजेस में शूट हुई। जहां इंग्लिश वर्जन पहले रिलीज हुआ और काफी होप्स थे देवानंद साहब को इस फिल्म को लेकर, मगर गाइड मूवी का इंग्लिश वर्जन बुरी तरह फ्लॉप हो गया यार। Out of the goodness of my heart, you make fun of it. Hello, Rosie. I've been tempted to come back to you anyway. I'll make the world recognize you as the greatest स्टाइल में इंग्लिश मूवी ना। और जब हिंदी वर्जन के रिलीज का वक्त आया तो सबको डाउट था कि क्या ये फिल्म पैसे कमा पाएगी। Be honest with me. मगर गेस व्हाट, गाइड का हिंदी वर्जन एक सुपर हिट था। लोगों ने ये फिल्म बहुत ज्यादा ही पसंद की और इस फिल्म को टॉप 100 बॉलीवुड फिल्म्स में कंसिडर भी किया जाता है। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं मिस्टर, जो खुद तमाशा बन गए वो तमाशा क्या अचानक क्या हो गया है तुम्हें? देखो शो का वक्त हो रहा है। वक्त हो चुका, शो हो चुका। फिल्म में SD बर्मन के गाने थे, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग की थी और इस फिल्म के गाने जैसे कि आज फिर जीने की तो कहीं बीते ना ये रातें ऑल टाइम हिट्स में से एक है और 38th ऑस्कर अवार्ड के लिए गाइड फिल्म को इंडिया से सिलेक्ट किया गया और तो और फिल्म फेयर जैसे अवार्ड्स भी इस फिल्म ने जीते। और ये फिल्म लिटरली उस वक्त के एक टैबू टॉपिक पे बनी थी, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे टॉपिक पे। मैं चाहता हूँ कि तुम रो, चिल्लाओ, गाली दो मुझे, बेशक एक दो थप्पड़ भी मार, लेकिन कुछ तो ऐसा करो जिससे पता चले कि तुम्हें मेरी परवाह है। जो ये फिल्म दर्शा रही थी और ये फिल्म उस वक्त से बहुत आगे थी। राजू, जो तुम कहना चाहती हो मैं समझ गई। इनफैक्ट देव आनंद साहब ने एक और फिल्म ऐसी बनाई थी जिसके लिए जमाना रेडी नहीं था। उन्होंने हिप्पी कल्चर पे ये फिल्म बनाई जिसका नाम है हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्होंने एक न्यू कमर जीनत अमान को चांस दिया। इस फिल्म के गाने दम मारो दम को कौन भूल सकता है यार, और ये फिल्म लोगों ने एक्सेप्ट भी की और ये फिल्म भी हिट रही। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। इनफैक्ट आज भी इस फिल्म की एक कल्ट फॉलोइंग है। लेकिन आपको शायद हिप्पी लड़कियां ज्यादा पसंद है। कांची रे। कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से एक बाप अपनी बेटी से रीयूनाइट हो पाया था। जहां फिल्म में एक अमेरिकन लड़की थी जो घर से भाग कर आई थी और उनके फादर ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने देव आनंद साहब को कांटेक्ट किया कि उनकी बेटी से वो उन्हें मिलवा दे और देव साहब ने उस अमेरिकन लड़की से बात की और उसे समझाया, जिसकी वजह से एक बाप अपनी बेटी से मिल पाया। पर्दे के पीछे एक और कहानी, कंट्रोवर्सी। देव आनंद साहब के इर्द गिर्द हमेशा लड़कियां रहती थी और ऐसा तो हो नहीं सकता यार कि उनके अफेयर्स की खबर ही ना है। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के शूट के दौरान उन्होंने एक न्यू कमर को कास्ट किया था, जीनत अमान, जिन्होंने उस वक्त मिस एशिया ब्यूटी पेजेंट जीता था। देव आनंद साहब की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ 2007 में रिलीज हुई, जहां कई सारी ऐसी बातें लिखी गई देव आनंद साहब ने जिसने काफी बातें रिवील की उनके बारे में। देव आनंद साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात तक कन्फेस की कि उन्हें जीनत अमान बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई थी और एक दिन जब उन्हें लगा कि जीनत अमान से उन्हें प्यार ही हो गया है तो वो उन्हें कन्फेस करने चले गए थे। ये बात गौर करने वाली है कि उस वक्त देव आनंद साहब शादीशुदा थे
और उनके 2 बच्चे भी थे। देव आनंद साहब जीनत अमान को प्रपोज करना चाहते थे, मगर कहा जाता है कि जीनत अमान ने एक पार्टी में देव साहब को इग्नोर करके राज कपूर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया। और फिर राज कपूर की डायरेक्टेड फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जब जीनत अमान के अपोजिट शशि कपूर को कास्ट किया गया तो देव साहब को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। उसी ऑटोबायोग्राफी में और भी बातें मेंशन की गई थी, जैसे कि गुरुदत्त और देव आनंद दोनों ही एक औरत के साथ इंटीमेट हुए और उनका चेक इंटरप्रेटर के साथ अफेयर भी था, जिसकी वजह से उनकी बीवी भी उनसे गुस्सा हो गई थी। एक आयरिश स्टूडेंट के साथ भी उनका ऑन ऑफ रिलेशनशिप था। मार्लन ब्रांडो की असिस्टेंट के साथ रूम शेयर करना, कैसे उनके चार्म की वजह से यंग लड़कियां उनके साथ फिल्मों में कास्ट होने को भी तैयार थी। और अपने और भी कई सारे रंगीन स्कैंडल्स के बारे में देव आनंद साहब ने लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी में। जहां स्टार्स यूजुअली अपनी रंगीन जिंदगी बहुत ही प्राइवेट रखते हैं, वहीं देव आनंद साहब ने बिना कोई फिल्टर लगाए सब कुछ कन्फेस कर डाला। I had to accept it because when I introduced her, there was no commitment that belonged to me. I made her a big star to belong to the world. एक और कंट्रोवर्सी तब आई जब फिल्म गाइड की रिलीज के बाद गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया था, कहते हुए कि ये फिल्म एडल्ट्री प्रमोट कर रही है। उसी के साथ जब भारत में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई तो देव आनंद साहब ने कुछ फिल्म जगत के लोगों के साथ इसका पूरा प्रोटेस्ट किया और 1977 में उन्होंने खुद एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा किया। देवानंद साहब ने कई सारी फिल्में ऐसी भी रिजेक्ट की है कि जो बाद में सुपरहिट हो गई थी, जैसे कि जंगली उन्होंने रिजेक्ट की, जो शमी कपूर के पास गई। और वेल यार, वो फिल्म ऐसी हिट हुई कि शमी कपूर को अलग ही पहचान मिल गई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। साथ में उन्होंने फिल्म तीसरी मंजिल रिजेक्ट की, जो अगेन शमी कपूर के पास गई और वो एक और सुपरहिट रही। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। और इवन जंजीर फिल्म भी देवानंद साहब ने रिजेक्ट कर दी थी, जो वेल अमिताभ बच्चन के पास गई। और जंजीर भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म निकली और अमिताभ बच्चन को उस फिल्म ने स्टार बना दिया। जंजीर अमिताभ बच्चन बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। एवरग्रीन देवानंद। देवानंद साहब को एवरग्रीन कहा जाता है और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। देवानंद साहब ने लिटरली 6 दशक तक खुद को अपने ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से रेलेवेंट रखा। उन्होंने हर टाइप के रोल करके ये साबित किया कि वो कितने वर्सेटाइल हैं और उनका चार्म ना कभी कम हुआ ना कभी पॉपुलैरिटी कम हुई। इनफैक्ट आज भी देवानंद साहब उतने ही पॉपुलर हैं और उतने ही रिलेवेंट भी हैं जितने वो अपने प्राइम टाइम पे थे। और उनकी एनर्जी और उनका लिटरली कोई भी कंपटीशन नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने खुद कई सारी फिल्म्स लिखी भी और डायरेक्ट भी की, जैसे कि प्रेम पुजारी, जो उनकी पहली डायरेक्टरल डेब्यू बनी। वो मूवी फ्लॉप हो गई थी, येट आज भी उसे कल्ट स्टेटस मिल गया। और हरे रामा हरे कृष्णा जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी, और तुम सब जानते ही हो कि ये फिल्म आज भी कितनी पॉपुलर है। और जहां उस वक्त कई सारे स्टार्स बढ़ती उम्र की वजह से अपनी उम्र वाले रोल करते थे, देवानंद साहब इकलौते थे जो हमेशा फिल्मों में लीड रोल ही करते थे, जैसे कि ज्वेल थीफ या फिर जॉनी मेरा नाम, जिसमें वो थे अपोजिट हेमा मालिनी। और उन्होंने लगातार हिट्स पे हिट्स दी और उसी वजह से देवानंद साहब को हमेशा एवरग्रीन कहलाया जाता है। इवन 1969 में 6th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देवानंद साहब को ज्यूरी मेंबर की तरह बुलाया गया था। उन्होंने इवन हॉलीवुड फिल्म एविल विदन में भी काम किया है, जिसमें जीनत अमान भी थी। देव साहब ने इस फिल्म इंडस्ट्री को काफी सारे आर्टिस्ट भी दिए हैं, जैसे कि शेखर कपूर, जैकी श्रॉफ, तब्बू, टीना मुनिन, शत्रुघ्न सिन्हा और अभिजीत भट्टाचार्य। उन्होंने अपने बेटे सुनील आनंद को फिल्म आनंद और आनंद से लॉन्च करने की कोशिश की थी यार, मगर वो फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद सुनील आनंद ने कभी भी एक्टिंग नहीं की और उन्होंने नवकेतन फिल्म्स को संभालना शुरू कर दिया था। मगर देवानंद साहब तो यार एवरग्रीन थे, वो रुकने वाले नहीं थे। 60 साल की उम्र में भी वो लीड हीरो का रोल कर रहे थे। लेट 80s आते आते देव साहब की फिल्म्स काफी एक्सपेरिमेंटल होती चली जा रही थी। जहां उनके फिल्म्स जैसे कि हम नौजवान और लश्कर कमर्शियल हिट्स थी, वहीं सच्चे का बोलबाला फ्लॉप हो गई थी। और 90s में उनकी कई सारी फिल्म्स इधर चल रही थी या तो कंट्रोवर्शियल थी, जैसे कि गैंगस्टर, जिसमें एक काफी कंट्रोवर्शियल सीन था।
उसके बाद भी देव साहब कई मूवीज में आते रहे, जैसे कि 100 करोड़ एंड सेंसर जो क्रिटिकली अक्लेम्ड थी, और इवन 2000s के एरा में भी देव आनंद साहब फिल्मों में नजर आते थे, जैसे कि टाइम स्क्वायर जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो थिएटर में चली नहीं। 2011 में देवानंद साहब की आखिरी फिल्म आई चार्जशीट, जो दिव्या भारती की डेथ मिस्ट्री के अराउंड बेस्ड थी, बट ये फिल्म भी एक फ्लॉप थी। चार्जशीट के रिलीज होने के 2 महीने बाद देव साहब लंदन में थे, जहां वो अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे थे, मगर अपने होटल रूम में उन्हें एक हार्ट अटैक आया और 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में देवानंद साहब चल बसे। कहा जाता है कि अपने आखिरी दिनों में देव साहब एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, क्योंकि देव साहब को अपना काम बहुत ज्यादा पसंद था, और सिंस वो एवरग्रीन थे वो रुकना नहीं चाहते थे। उनके करीबी लोगों ने कहा कि देवानंद साहब हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेके घूमते थे और वो ज्यादा देर दुखी नहीं रहते थे। चाहे उनकी फिल्म्स फ्लॉप भी हो, वो अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते थे। जब इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे हो गए थे, तो उनके चेहरे के साथ एक स्टैंप रिलीज किया गया था उनकी फिल्मों में कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए, और देव साहब के 100th एनिवर्सरी पे ये सारी इंडस्ट्री उन्हें हमेशा मिस करेगी। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही। बहुत मजा आया आज हमें एवरग्रीन लेजेंड देवानंद जी के बारे में जान के, और ऐसी ऐसी बातें हमें पता चली है ना कि कमाल है। एक्टर तो वो थे ही थे, हमें आज ये भी पता चल रहा है कि भाई वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे यार। और मजे की बात ये कि देखो वो बता रहे कि जिस चीज में, जिस फील्ड में हाथ डाला, कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। और आप ये देखो कि जो खूबसूरत मूवीज उन्होंने की हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी एक पर्सनालिटी का चार्म था, एक स्टाइल था। स्टाइल आपको नजर आता है कि वो हर चीज पे छाए हुए हैं, हर मूवी के अंदर छाए हुए हैं। बिल्कुल। और आप ये देखो ना कि वो जिस तरह से हेड नॉड करना, और फिर जिस तरह की इनकी ड्रेसिंग थी, स्पेशली कैप और मफलर वाले वो बहुत पॉपुलर थी लोगों में। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी तो बताया ना कि भाई लड़कियां इतना पसंद करती थी कि उनको एक झलक देखने के लिए बिल्डिंग से कूद जाया करती थी यार। आप ये देखो ना फिर ये क्रेज कैसा है वहाँ पे। लेकिन बहरहाल फिर हमें ये भी पता चलता है कि भाई उन्हें पद्मा भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, और एक खूबसूरत मेमोरी उन्होंने बेसिकली यहाँ पे छोड़ी है, जिनको आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। और क्या खूबसूरत यादें यहाँ पे छोड़ी हैं कि वाकई वो कहते हैं ना कि वो मेमोरी से आज भी वो मूवीज इरेज नहीं हुई कभी भी, इसलिए तुमको एवरग्रीन कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत मजा आया हमें वीडियो देख के, बहुत कुछ हमने उनके बारे में आज जाना, और ये भी पता चला कि इंसान बहुत अच्छे थे। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।